हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, आइए जानने का कोशिश करें। हमें जीवित रखने के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्रक्रियाएं होती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी हमारे जैव प्रक्रम हैं। जैव प्रक्रम का हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो जो पहला प्रक्रिया है वह है पोषण। न्यूट्रिशन। तो आइए पोषण के बारे में जानने का कोशिश करें। हम सब या अन्य जीव जंतु या पेड़ पौधे एक कोशिका से उत्पन्न होकर अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करते हैं। एक कोशिका से इस विशाल रूप को प्राप्त करने में उनमें वृद्धि और विकास होता है। साथ ही साथ उनको जीवित रखने के लिए निरंतर होने वाली प्रक्रियाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उन्हें रोगों से अपना सुरक्षा भी करना पड़ता है। इन सभी को पोषण की ज़रूरत होती है। तो आइए पोषण का परिभाषा क्या है, इसे हम लोग जानते हैं। पोषण क्या है या इसका परिभाषा क्या है, इसे समझें। जीव की वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षण एवं सभी जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण को पोषण कहते हैं। तो जी हाँ, सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण को हम लोग पोषण कहते हैं। और ये किसके लिए होता है? यह अधिग्रहण जो है पोषक पदार्थों का, यह किस लिए ज़रूरी है? तो ये हम लोग जान चुके हैं परिभाषा में। यह ज़रूरी है वृद्धि, विकास, अनुरक्षण और जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब सवाल उठता है, यह पोषक पदार्थ क्या है? हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं या जो भी भोजन के रूप में लेते हैं, उसी में यह पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर को मुख्यतः 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि है प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ये 6 पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए। अब आइए अधिग्रहण से क्या तात्पर्य है? आप अधिग्रहण से क्या समझते हैं? अधिग्रहण जो है एक प्रक्रिया है जो मूलतः 5 प्रक्रियाओं से बना है। अधिग्रहण का जो प्रोसेस है वो 5 सब प्रोसेस में बटा हुआ है, जिन्हें हम लोग एक एक करके जानने का कोशिश करते हैं। पहला, अंतग्रहण, इंजेशन। जो भी भोज्य पदार्थ है उसी में हम लोग को पोषक तत्व छिपा रहता है। तो पोषक तत्वों को भोज्य पदार्थ के रूप में अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने को या अंतर्ग्रहण करने को हम लोग इंजेशन या अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण करने के बाद
जिस भोज्य पदार्थ का हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं वह ठोस, जटिल और अघुलनशील होता है। इसको पचाने की ज़रूरत होती है। तो जो दूसरा प्रक्रिया है वह है पाचन, डाइजेशन। पाचन प्रक्रिया में जो ठोस, जटिल, अघुलनशील भोज्य पदार्थ है वह एंजाइम्स के माध्यम से विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और इन रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते वह अणुओं में टूट जाता है। इसे ही हम लोग पाचन कहते हैं। इस पचे हुए भोज्य पदार्थ में हमारे सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इन पोषक तत्वों को शरीर द्वारा शोषित करने को अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यह एब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया हमारे छोटी आंत में होती है। हमारे छोटी आंत के भीतरी सतह में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग भिलाई कहते हैं। इन्हीं भिलाई के माध्यम से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अवशोषित पोषक तत्वों को ब्लड में या रक्त में पूर्णतः मिला लेने को स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहा जाता है। तो एब्जॉर्ब पोषक तत्वों को ब्लड में मिलाने को और साथ ही साथ इसे कोशिका तक पहुंचा देने को हम लोग स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। अब जो है पांचवा जो है बहिष्करण, इंजेशन है। इंजेशन में हमारे शरीर में जो अपचित, बिना पचे हुए पदार्थ होते हैं उन्हें मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए जाने पोषण की उपयोगिता क्या है। यूजफुलनेस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण क्यों हमें चाहिए। नंबर 1, एनर्जी। हमारे सभी जैविक प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई करता है और वसा जो है स्टोर्ड एनर्जी होता है जो कि इमरजेंसी काल में निष्कासित या रिलीज होता है। अब आइए ये इमरजेंसी को समझे। हमारा शरीर में अगर कुछ दिनों तक भोजन या पोषक तत्व न मिले तो उस समय हमारे शरीर में जमा वसा ऊर्जा में बदलता है और ये हमारे जैव प्रक्रमों को सुचारू रखने में मदद करता है। वृद्धि एवं विकास। हमारे वृद्धि एवं विकास के लिए भी पोषक तत्व उपयोगी हैं। हम लोग जानते हैं कि हम एक कोशिका से उत्पन्न होकर अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा निरंतर वृद्धि और विकास होता है। साथ ही साथ प्रतिदिन हमारे शरीर में कुछ न कुछ ऊतकों या टिश्यू का क्षय होता है जिनका मरम्मत भी होते रहता है। तो हमारे वृद्धि और विकास तथा शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों के मरम्मत के लिए भी पोषक तत्व चाहिए। तो वृद्धि, विकास या क्षतिग्रस्त ऊतकों के मरम्मत के लिए जिस पोषक तत्व की उपयोगिता है वह है प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जिससे हमारे शरीर के सभी ऊतक बने हुए हैं। हमारे शरीर में
हड्डी को छोड़कर प्रायः बाकी सभी कुछ प्रोटीन से ही बना हुआ है। साथ ही साथ खनिज लवण और विटामिन हमारे वृद्धि, विकास और क्षतिग्रस्त अंगों के मरम्मत में सहायक हैं। उपापचय नियंत्रण, मेटाबॉलिज्म बैलेंस। हमारे शरीर का जो उपापचय मेटाबॉलिज्म है उसको बैलेंस रखना पड़ता है। अगर इसका बैलेंस संतुलन बिगड़ जाता है तो हम लोग रोगग्रस्त होने लगते हैं। तो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसमें मूल पोषक तत्व जो है वह है विटामिन्स, खनिज लवण और जल। हमारे शरीर के लिए विटामिन्स काफ़ी ज़रूरी है, साथ ही साथ खनिज लवण भी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है और जल जो है मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारे शरीर का 60% भार जल से ही बना है। अनुरक्षण, इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी इम्यूनिटी है। हम लोग निरंतर जीवाणु या विषाणुओं के संपर्क में आते रहते हैं, जैसे कि अभी आप लोग कोरोना नाम के विषाणु से संक्रमित हो रहे हैं। तो इन जीवाणुओं या विषाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे पोषण पर निर्भर करता है। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करने वाला पोषक तत्व जो है वह है प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। प्रोटीन की कमी से हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। साथ ही साथ खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनके कमी से भी हम लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। अलग अलग विटामिन के कमी से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब आइए हम लोग जानने का कोशिश करें कि हम लोग जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ से प्राप्त करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम जो भी भोजन करते हैं उसी से हमें पोषक तत्व मिलता है, लेकिन एक ही भोजन में सभी पोषक तत्व मिले ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि किन किन भोज्य स्रोतों से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होगा। देखिए, हमारे भोजन का 2 अंश होता है, एक मांसाहार और दूसरा शाकाहार। मतलब हम लोग कुछ पोषक तत्व एनिमल से प्राप्त करते हैं और कुछ पोषक तत्व प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों को लेकर हमको सोचना होगा। तो प्रोटीन जो होता है, किसी भी एनिमल प्रोडक्ट में प्रोटीन होता है, चाहे वो अंडा हो, मछली हो, मीट हो और दूध। हर एनिमल प्रोडक्ट में आपको प्रोटीन मिलेगा। वेजिटेबल प्रोडक्ट में प्रोटीन सिर्फ दाल में मिलता है। किसी भी दाल जातीय पौधे में प्रोटीन होता है। विटामिन्स का एकमात्र स्रोत फल और सब्जी है। फल और सब्जी के अलावा आपको विटामिन और किसी स्रोत से नहीं मिलता है। हाँ, सूर्य के प्रकाश में एक विटामिन मिलता है जिसे हम लोग विटामिन डी कहते हैं। यही विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में मिलता है और बाकी सारे विटामिन फल और सब्जी से ही प्राप्त होते हैं। पानी तो हम लोग को वातावरण से सीधे प्राप्त हो जाता है, तो एक पेयजल के रूप में हम लोग इसे ग्रहण करते हैं। खनिज हमें एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट दोनों से प्राप्त होता है। एनिमल प्रोडक्ट में दूध, मांस, मछली में खनिज होता है और हर प्रकार के फल, सब्जी में कोई ना कोई खनिज पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह हमारे रेगुलर एनर्जी का स्रोत है और ये जो है अनाज से प्राप्त होता है। हर अनाज में, चाहे वो चावल हो या गेहूं हो या साबूदाना हो, कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही साथ
जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आलू, शकरकंद, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा वसा जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि दूध, चीज़, इनमें वसा होता है। साथ ही साथ मांस मछली में भी वसा पाया जाता है। किसी भी प्रकार के नट जैसे कि बादाम, काजू में वसा होता है। वनस्पति तेल भी वसा का एक स्रोत है। पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी। स्वपोषी पोषण में जीव जंतु अपने भोज्य पदार्थों या पोषक तत्वों का निर्माण खुद करते हैं, अर्थात वो खुद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इनको संश्लेषित कर लेते हैं। इस प्रकार का पोषण हरे पेड़ पौधों में और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में तथा कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु में देखने को मिलता है, और किसी भी जंतु या एनिमल में स्वपोषी पोषण नहीं होता है। स्वपोषी पोषण दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हरे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है उन्हीं में होता है। कुछ शैवाल, नीली हरी शैवाल में भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, स्वपोषण होता है, लेकिन वो लोग फोटोसिंथेसिस के माध्यम से नहीं करते हैं बल्कि केमोसिंथेसिस से करते हैं, जिसको हम लोग रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। बैक्टीरिया में भी यह रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से ही होता है। अब आइए पोषण के दूसरे स्वरूप को जानने का कोशिश करें, जिसको हम लोग परपोषी या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। परपोषी या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें जीव दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्णभोजी पोषण, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा मृतोपजीवी पोषण, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। पूर्णभोजी पोषण, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें एक जीव दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जैसे कि अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। पूर्णभोजी पोषण, हेलोजोइक न्यूट्रिशन 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए जाने ये कौन कौन से है। शाकाहारी, हर्बीवोरस। इस प्रकार के जंतु पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरन। मांसाहारी, कार्निवोरस। इस प्रकार के जंतु दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी आदि। तीसरा सर्वाहारी। इस प्रकार के पोषण में जंतु पेड़ पौधों साथ ही साथ अन्य जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब यह पेड़ पौधे को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं। ये हो गए शाकाहारी प्लस मांसाहारी। जैसे मानव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अपमार्जक,
इस प्रकार के पोषण में एक जीव वातावरण में उपस्थित मरे हुए जीव जंतुओं या सड़े गले पदार्थों को ग्रहण करता है। इन्हें हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं, जैसे शियार, लकड़बग्घा, गिद्ध, चील, कौवा इत्यादि। ये जो स्कैवेंजर्स या अपमार्जक होते हैं, यह हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। वातावरण को शुद्ध करके रोग मुक्त बनाने में इनका अहम भूमिका है। इन्हें हम लोग अपने इकोसिस्टम, वातावरण का जमदार भी कहते हैं। परजीवी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी, टेम्परोरी और परमानेंट रूप से रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। जो जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग परजीवी पैरासाइट करते हैं, और जिनसे पोषण प्राप्त किया जाता है उन्हें पोषी या होस्ट कहते हैं। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक अंतःपरजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी वो होते हैं जो शरीर के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जूं, जोंक इत्यादि। अंतःपरजीवी जो कि किसी जीव के शरीर के अंदर रह के अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि इत्यादि। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधे पर उगकर उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल जैसे अमीबा हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, ये सब परजीवी हैं। परपोषी के अंदर एक और तरह का पोषण होता है जिसको हम लोग सहजीवी या सिम्बियोटिक कहते हैं। सहजीवी या सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में दो जीव आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या संबंध बनाते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से कुछ पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसके बदले वह दूसरे को कुछ पोषक तत्व देता है। यह एक तरह का सप्लीमेंट्री रिलेशन है, अर्थात एक जीव जो पोषक तत्व नहीं बना पाता है वह उन जीव से जुड़ जाता है जिसके पास वह पोषक तत्व होता है। साथ ही साथ दूसरा जीव जिसमें किसी पोषक तत्व का अभाव होता है वह पहले जीव से प्राप्त कर लेता है। इसको हम लोग सहजीवी या सिम्बियोटिक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि मटर के गांठ में पाया जाता है या किसी भी दाल जातीय पौधे के गांठ में पाया जाता है। मृतोपजीवी पोषण, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में कोई जीव जंतु सड़े गले पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो सवाल उठता है कि अपमार्जक स्कैवेंजर्स से अलग कैसे है। स्कैवेंजर्स जो होते हैं सड़े गले पदार्थ को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। ये उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें शरीर के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनको अवशोषित करते हैं। इसका उदाहरण है फंगस। इनको हम लोग सेप्रोफाइट भी कहते हैं।
यह जो है हमारे इकोसिस्टम के डीकम्पोजर हैं, क्योंकि ये सड़े गले या मरे हुए जीवधारियों के शरीर को डिकम्पोज करते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो जीवों के मरने के बाद उन्हें सड़ाते हैं, जिसे हम लोग डिकम्पोज करना कहते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के पोषण को समझा। पोषण एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। रेलवे के साइंस के सिलेबस में लाइफ प्रोसेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे गौर से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। अगले ऑनलाइन क्लास में आपको इसका आगे का चैप्टर बताया जाएगा। धन्यवाद।